नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की सालों से उठ रही मांग, पैसा एक्ट लागू हो जाएगा। यह कानून प्रदेश में आदिवासियों के अधिकारों को बढ़ाएगा और यहां आदिवासियों की जनसंख्या बाहुल्य में है, यानी कि आदिवासी परंपरा, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर संस्कृति का संरक्षण के लिए यह एक्ट बनाया गया है। इस पर सियासी बयानबाजी हो रही है और किस तरह से बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, देखिए न्यूज आर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय संस्कृति और विरासत को किया याद। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम, आदिवासियों को तोहफा। एमपी आदिवासी किसके, फोकस में जनजातीय समुदाय। क्या है राष्ट्रपति के शहडोल दौरे के मायने। मध्य प्रदेश में भी पैसा एक्ट लागू, विपक्ष ने साधा निशाना। आदिवासियों को लुभाने की कोशिश, इसलिए आदिवासी वोट बैंक अहम। 47 सीट आरक्षित, 84 पर सीधा प्रभाव। पैसा एक्ट को 1996 में लागू किया गया था। इसका पूरा नाम पंचायत एक्सटेंशन टू दी शेड्यूल एरियाज एक्ट है। इस कानून को लाने का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए ग्राम सभा स्वशासन को बढ़ावा देना है। यह कानून आदिवासी समुदाय को स्वशासन की खुद की प्रणाली पर आधारित शासन का अधिकार प्रदान करता है। यह एक्ट ग्राम सभा को विकास योजनाओं को मंजूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है। इस कानून के तहत आदिवासियों को जंगल के संसाधनों का समुचित उपभोग करने का अधिकार मिलता है। अगर आंकड़ों के लिहाजे से देखें तो साफ समझ आ जाएगा कि बीजेपी आदिवासी वोट बैंक पर इतना जोर क्यों दे रही है। असल में मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी पर नजर डालें तो यह 2 करोड़ से ज्यादा है। यह 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से 87 सीटों पर प्रभावी भूमिका में है, यानी इन सीटों पर आदिवासी वोट हार या जीत तय कर सकते हैं। इसमें भी खास बात यह है कि इन 87 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। यही वजह है कि भाजपा का पूरा फोकस आदिवासी वोट बैंक पर है। प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ के करीब है। इसी कारण बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आदिवासी वोटर्स को साध कर रखना चाहते हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 47 सीटों में से 30 पर जीत मिली थी। इस एक्ट के लागू होने से पहले विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा, विधानसभा चुनाव सामने है, इसलिए बीजेपी आदिवासियों पर डोरे डाल रही है। बीजेपी सरकार के लिए आदिवासी वर्ग केवल वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में 18 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन कभी आदिवासी वर्ग के हित में पैसा कानून लागू नहीं किया गया, जबकि देश में अन्य 10 राज्यों में पैसा कानून लागू है। एक्ट तो पहले ही लागू है, एक्ट क्या लग रहा है। एक्ट तो माननीय दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 1996 में, जब मैं सदन में विधायक था, तब लागू हुआ था। दिग्विजय सिंह कार्यकाल में प्रस्ताव हुआ था, बाद में उसके बाद ही पारित हुआ। 1996 दिग्विजय सिंह के समय भी हुआ था, इसलिए अब आप लागू कर रहे हैं। अभी तक 18 वर्ष से क्यों मुख्यमंत्री जी को इस तरफ ध्यान नहीं आया आदिवासियों के प्रति। अगर चिंता थी, ये केवल चुनाव का 1 साल के अंदर चुनाव है मध्य प्रदेश विधानसभा का, तो हमारे अनुसूचित जाति भाइयों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, नेता प्रतिपक्ष का बयान उन्होंने भी सुना, सांप बिच्छू जैसी बातें कर रहे थे। दरअसल जिस प्रकार के लोगों के साथ घिरे रहते हैं, उनका इशारा उस तरफ रहा होगा। कमलनाथ पैसा एक्ट कानून का विरोध कर रहे हैं, जबकि अभी तक जनजातीय वर्ग के वोटों से जीतते रहे हैं। जल, जंगल, जमीन पर ग्राम सभाओं को अधिकार मिल जाता है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष जी का बयान मैंने सुना,
कुछ सांप बिच्छू जैसी बात कर रहे थे। वो काबिल दोस्त है मेरे, नेता प्रतिपक्ष से बड़े सम्मानित हैं। दरअसल वो जिन लोगों से घिरे हुए हैं वर्तमान में, उनका इशारा उस ओर रहा होगा। जहां तक कांग्रेस के विरोध का सवाल है, पैसा एक्ट का विरोध कर रही कांग्रेस, कमलनाथ जी, अब इनको ये नहीं मालूम कि जनजाति वर्ग के वोटों से ही जीते हैं ये अभी तक, और अब इनके चिरंजीव हैं, उन्हीं के वोटों पर है, क्यों विरोध कर रहे हैं? जल जंगल जमीन और संसाधनों पर ग्राम सभाओं का अगर हक मिल जाता है तो ये प्रसन्नता की बात है। आदिवासियों के बीच पैठ बनाना बीजेपी और संघ के एजेंडों में शामिल रहा है। यही वजह है कि बीजेपी की सरकार इस वर्ग पर खास फोकस करती है। बीजेपी के लिए कांग्रेस के साथ साथ वह उभरते हुए नए संगठन चुनौती है, जो आदिवासियों में तेजी से पैठ बना रहे हैं। इसमें जैस और गोंडवाना गणतंत्र जैसे संगठन हैं। इन संगठनों की राजनीति हिस्सेदारी ने भी बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक आदिवासियों के कार्यक्रमों में लगातार शिरकत कर रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आर भोपाल। तो चुनाव नजदीक है, ऐसे में आदिवासियों का मुद्दा इसलिए भी गर्मा जाता है क्योंकि आदिवासी एक इतना बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में, जिसके चलते उन्हें लुभाने के लिए तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरी ये हो जाता है कि किस पार्टी ने आदिवासियों के उत्थान के लिए क्या कुछ किया है, और इस पर आज चर्चा करेंगे। और आखिरकार क्या है पैसा एक्ट, क्यों इसे जब 1996 की बात करें तो जब लागू कर दिया गया था, तो अब फिर से इसे लागू क्यों किया जा रहा है? चुनाव आते ही टाइम यहाँ पर तमाम बातें क्यों सरकार को याद आ जाती हैं, आरोप है कांग्रेस का। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। ब्रजगोपाल लोया, बीजेपी नेता, सिद्धार्थ सिंह राजावत, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राहुल रंजन, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले राजावत जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बात की जाए मुख्य रूप से पैसा एक्ट की, कांग्रेस यही कहती नजर आ रही है कि ये तो बहुत पहले लागू हो चुका था, नया इसमें बीजेपी क्या करती नजर आ रही है? पैसा एक्ट को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं, जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जब सत्ता संभाली थी और सत्ता का हस्तांतरण किया था जब अंग्रेजों से, उसके तत्पश्चात उन्होंने सबसे पहले जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए उन्होंने जब एक समिति बनाई, उसमें पैसा कानून का एक आइडिया आया, और सर्वप्रथम ये जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। और उसके बाद 1996 में भी देखिए, कम से कम लगभग 10 राज्यों में ये लागू है ऑलरेडी। और ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी योजना थी जिसमें आदिवासी भाई बहनों को है ना जल जंगल जमीन का अधिकार मिले और वो अपनी स्वयं की जिंदगी को बेहतर बना सकें और माफियाओं से मुक्त होकर रह सकें। आज जो बड़े बड़े माफिया हैं या बड़े बड़े राजघराने थे या जो जागीरदार थे जिनके अधीन होकर आदिवासियों का उन पर अत्याचार होता था, उससे मुक्ति के लिए ये कानून बनाया गया था। और माननीय दिग्विजय सिंह जी के समय में 93 में जब पंचायत राज्य लागू किया गया, उसके बाद 96 में सबसे पहले पैसा कानून को मध्य प्रदेश में लागू किया गया। और विगत उसके बाद जब हमारी सरकार गई 2003 के बाद, इसको लेके ठंडे बस्ते में भारतीय जनता पार्टी ने डाल दिया। और आप देखिए 4500 के करीब आदिम जाति कल्याण विभाग बंद कर दिए गए और 13,000 से करीब लड़कियां जो आदिवासी लड़कियां हैं वो नाबालिग, वो अभी लॉकडाउन में गायब हो गई, जिसमें 7,832। जी ठीक है। लोया जी, अगर बात की जाए मुख्य रूप से पैसा एक्ट को लेकर, तो कांग्रेस का कहना है कि यहाँ तो जवाहरलाल नेहरू के समय ही यहाँ पर इसे लागू कर दिया गया था, लेकिन क्यों यहाँ पर बीजेपी ने ढील दी और इस एक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया? आप एक बात बताइए, ये कौन सा बयान है? मेरी तो समझ ही नहीं आ रही। यदि लागू था तो हम आज क्यों कर रहे हैं, वो क्या है? पहले इसका जवाब दे। 1996 में पहले कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू के जमाने में हमने बना दिया, पहले कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि 1996 में दिग्विजय सिंह के जमाने में बना लिया, और फिर कह रहे हैं बीजेपी ने लागू नहीं किया। यदि कोई कानून जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया है तो कैसे नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊं, यही कांग्रेस का झूठ है। पैसा एक्ट बनाने का काम किया, उसके नियम नहीं बनाए, उसे लागू नहीं किया, केवल लोगों को बताया कि हम पैसा एक्ट बना रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक संदर्भ की बात, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे लिए केवल आदिवासी ही नहीं, कोई तबका वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक की राजनीति के स्तर पर हम सोचते नहीं है।
क्योंकि आप मुझे बताइए, जब हमने दिल्ली मुंबई ग्रीन एक्सप्रेस वे की बात की आज के 4 वर्ष पूर्व, तब कौन सा चुनाव मध्य प्रदेश में था? परंतु हमने झाबुआ, अलीराजपुर और धार का हिस्सा उसमें शामिल किया, कोई चुनाव नहीं था। इसके बाद वो दाहोद से निकल के जाएगा गुजरात के, कोई चुनाव नहीं था गुजरात में। पिछले वर्ष जब हमने भोपाल में स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया, कौन सा चुनाव था मध्य प्रदेश में? आपको याद है जब हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की छुट्टी करी और उसको उत्सव के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया, कौन सा चुनाव था मध्य प्रदेश में? जब हमने आदरणीय प्रधान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाया, कौन सा चुनाव है इस देश में? हम चुनाव और वोट के दृष्टि से काम नहीं करते हैं। हमारा जो लक्ष्य है अंत्योदय, जो हमारा लक्ष्य है समरसता, जो हमारा लक्ष्य है कि सभी को विकास के समान अवसर मिले, और उसमें जिन लोगों ने 60 वर्षों तक आदिवासी समुदाय का वोट तो लिया, परंतु उन्हें अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने दिया, उन्हें शिक्षा नहीं मिलने दी। और जो अभी बात कर रहे थे कि आदिवासी आश्रमों की, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 18 वर्षों में जो आदिवासी बालक बालिकाओं के आश्रम हैं, उनमें सीटों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। 3 गुना सीटों की संख्या बढ़ी। एक बात, वन भूमि के पट्टे जो कांग्रेस ने कभी नहीं दिए, वो देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये कहते रहे, परंतु वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में तब्दील नहीं किया, वो भी हमारे हिस्से में आया। इन्होंने कभी आदिवासी समुदाय ने किसी समुदाय के हित में काम नहीं किया, ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे और हर हुए काम को अपना काम बताते रहे। ठीक है, रंजन जी के पास आना चाहूंगी। रंजन जी देखिए, अगर बात की जाए मुख्य रूप से इस एक्ट को लेकर, वैसे तो कई यहाँ पर विकास की बातें आदिवासियों के लिए की जाती है, कई ऐसे यहाँ योजनाएं भी बनी है जिसके चलते आदिवासियों को उनका लाभ मिले। अगर पैसा एक्ट की बात की जाए तो जल जंगल जमीन का जिस तरीके से बात की जा रही है, क्या वाकई में इससे हटकर इस एक्ट पर अगर जाते हैं तो आदिवासियों का उत्थान संभव है? एक्ट अपनी जगह है और एक्ट हिंदुस्तान में कई राज्यों में लागू है। बात सिर्फ ये है कि विधानसभा चुनाव आ रहा है और विधानसभा चुनाव में इस समय किसान कोई मुद्दा नहीं रह गया। राजनीतिक दलों ने किसानों को बिल्कुल किनारे कर दिया है। अब किसान कोई मुद्दा नहीं। अब ऐसे नए मुद्दे की तलाश की जा रही है जहां सेंध लगाई जा सके। इसमें आदिवासी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जहां सेंध लगाना आसान है, क्योंकि आजादी के बाद से आज तक देखो तो आदिवासियों की स्थिति में कोई सुधार आया नहीं। इतने राजनीतिक दल आ गए, इतनी पार्टियां आ गई, सत्ताएं आई, सत्ता चली गई, और लेकिन सबने आदिवासियों का शोषण किया। लंबे समय तक मैं बस्तर में रहा हूं। आप ताज्जुब करोगे, मैं जानकारी में ला दूं कि बात होगी करीबन 94-95 की। उन दिनों ये स्थिति थी कि आदिवासी जंगल से चिरौंजी लेके आता था और नमक के तौल लेके जाता। ये स्थिति रही है। ये उदाहरण है छोटा सा। और आदिवासी आज भी उस जंगल से महरूम है जो वनोपज से सरकारों के खजाने भरे रहते हैं और दलाल यहाँ सक्रिय होते हैं। न आदिवासी दलालों से मुक्त हो पाया, न राजनेताओं से मुक्त हो पाया, और न वो पढ़ लिख पाया। जहां था वहीं का वहीं है। हाँ, एक चीज याद दिला चाहता, इस मुद्दे पे जल जंगल जमीन पे उमा भारती जी ने मुहिम चलाई थी मध्य प्रदेश में, लेकिन दुर्भाग्य की मध्य प्रदेश में उनका शासन नहीं चला और इसके बाद में वो मुहिम को थोड़ा सा हिस्सा माननीय बाबूलाल गौर जी ने उठाया था। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी ये पूरा का पूरा समाप्त हो गया। अब सिर्फ आदिवासियों की शोषण की और उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की बात हो रही है। ठीक है, राजावत जी, बात की जाए मुख्य रूप से आदिवासियों के उत्थान की, बीजेपी का यही कहना है कि आदिवासियों के लिए कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। अगर वाकई में जवाहरलाल नेहरू के जमाने में ये पैसा एक्ट आया था तो उसे कंटिन्यू क्यों नहीं रखा गया? उस पर अगर नियमों की बात की जाए या फिर किसी अन्य विकास की बात की जाए जो आदिवासियों के लिए की जाती है, वो क्यों नहीं की गई? गुमराह करने का काम सीधा सीधा कांग्रेस कर रही है, आरोप। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आदिवासी भाई बहनों के साथ में कोई भी दुराचार या उनके हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है।
उनके संग उनके हक को कभी नहीं। आप देखिए, जागीरदारी प्रथा थी, जब आदिवासियों का जंगलों पे जो राज था वो सारे उनको पट्टों का उनको अधिकार दिया। आप देखिए, आज भी आदिवासियों को सबसे ज्यादा सर्वाधिक पट्टे दिग्विजय सिंह जी के राज में, उससे पहले अर्जुन सिंह जी के राज में, उसके बाद हमारे जो अभी कमलनाथ जी ने भी उसमें पट्टे उसमें अधिकार दिए उनको। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासी हित की बात की है। और अगर आप बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की जो आज राजावत जी, आप तो मुझे ये बताइए, राजावत जी ये बताइए कि देखिए विपक्ष में रहकर क्या लगता है कि पैसा एक्ट और आदिवासियों के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें कितना अंतर है? क्या कुछ इसमें कयास लगाए जा सकते हैं कि वादे जो विकास के किए गए थे या फिर जो योजनाएं बनाई गई थी वो यहाँ पर पूरी नहीं की गई, क्या उसकी यहाँ पर भरपाई पैसा एक्ट कर पाएगा? भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला था, आप देखिए एक बहुत बड़ा आदिवासियों का जन समूह भोपाल आता है, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए टाइम मांगता है और मुख्यमंत्री जी उनसे मिलते नहीं है और बसों में भर के 70 किलोमीटर दूर छोड़ देते हैं। एक तरफ वो इनके उत्थान की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखिए 2 लाख से ज्यादा बैकलॉग के पद नहीं भरे जा रहे हैं, जिससे आदिवासी बच्चे वंचित हैं आज रोजगार से। और आपको एक बात बता दूं, मैं अलीराजपुर अभी बात कर रहे थे लोया जी, तो मैं अलीराजपुर और झाबुआ दोनों का प्रभारी रहा हूं अभी उपचुनाव में। मैंने देखा कि वहां की जो आदिवासी बच्चे हैं बहुत अवेयर हैं वो, और आज की डेट में वो जो आईटी और मोबाइल का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लेटेस्ट खबर और मतलब आज की उनके अंदर एक झील है हम लोगों से कंधे से कंधा मिला के काम करने की। पर क्या कारण है कि विगत 18 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने उनके उत्थान के लिए काम नहीं करा। मुख्यमंत्री एक तरफ उनको रोजगार नहीं दे रहे, दूसरी तरफ उनको बोल रहे हेरिटेज दारू बिछवाने की बात कर रहे हैं कि आप ये महुआ से दारू बनाइए और महुआ से आदिवासी लोग जो यहाँ पर क्षेत्र है वहां पर उत्थान या फिर विकास के चलते या फिर शिक्षा के चलते कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो गति, वो रास्ता नहीं मिलता नजर आ रहा है। इस रास्ते को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि अब कहीं ना कहीं इसका रास्ता खुलेगा। लोया जी जवाब दीजिए। देखिए 2-3 बातें। सिद्धार्थ जी अभी कह रहे थे कि वो गए थे तो अलीराजपुर झाबुआ में बच्चों में गजब की अवेयरनेस आई है, वो आईआईटी करना चाहते हैं, वो नीट करना चाहते हैं। ये भावना स्वतंत्रता के 75 साल बाद भरने का काम किसने किया? ये कौन है जिसने उसमें आशा की किरण जगाई? यही भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित है वो। आपने उनको रोजगार नहीं दिया। सुन लीजिए सिद्धार्थ जी, सुन लीजिए, रोजगार देने का ही काम किया है। उन आदिवासी भाइयों को हम निःशुल्क अनाज दे रहे हैं और उस निःशुल्क अनाज की आपूर्ति भी हमने ये सुनिश्चित की है कि वो आदिवासी युवा ही करेगा, उसको वाहन भी सरकार उपलब्ध कराएगी। एक बात। दूसरी बात, आदिवासी युवा गुलाम नहीं बनना चाहता, फ्री का अनाज नहीं चाहता, उसको रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए। 1 किलो चिरौंजी के बदले 1 किलो नमक कांग्रेस फ्री का अनाज नहीं चाहते वो कहते हैं हमको बराबर काम चाहिए, कंधे से कंधा मिला के, जो कांग्रेस पार्टी ने उनको खड़ा किया था। आपने उनको विगत 17 साल में गुलाम बना दिया। सरकार साथी करते थे कि 1996 में वो छत्तीसगढ़ में थे तो 1 किलो चिरौंजी के बदले 1 किलो नमक मिलता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जब उसे नमक का 1 किलो का पैकेट फ्री में मिलता है और चिरौंजी 800 रुपए किलो सरकार खरीदती है। यही फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली में। आपके लिए आदिवासी सिर्फ वोट है। 1992 में आपने अरविंद नेताम जी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनने दिया। 1994 से 2008 तक किस तरह दिग्विजय सिंह की सरकार में जमुना देवी जी का अपमान हुआ, किस तरह 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में उमंग सिंगार जी का अपमान हुआ, और किस तरह स्वतंत्रता के 75 साल बाद कैबिनेट मंत्री जमुना देवी जी मंत्री रही है और नेता नहीं है। आप ये मत बताइए, उनको पूरा सम्मान दिया गया है और कांतिलाल भूरिया जी केंद्रीय मंत्री रहे। आप लोगों ने हमेशा आदिवासियों को गुलाम बना के रखा। भारतीय जनता पार्टी में अभी आप अपनी पार्टी के अंदर देख लीजिए क्या हालात है। नेता कह रहे थे राष्ट्रपत्नी, इस तरह से अपमान किया आपने आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का, और आज वो द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों भारत आदिवासी गौरव दिवस हो रहा है मध्य प्रदेश में, जिन्हें अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने किया। और आपको याद होगा आपकी एक कजिन सिस्टर है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जिनके माननीय मंत्री कह रहे हैं, उनके चेहरे पर प्रश्न लगा रहे हैं, उनके रंग पर प्रश्न लगा रहे हैं, उनके चाल चरित्र पर प्रश्न लगाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, आज वो लोग
देश बदलकर टीवी पर बैठकर डिबेट करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, राजावत जी जवाब दीजिए। ठीक है, इसके लिए कीजिए राजावत जी। देखिए, चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का उजागर हो चुका है। मैं लोहिया से पूछना चाहता हूँ, जो 13,000 जो आदिवासी बच्चियां लॉकडाउन में गायब हुई हैं, क्या आप उनको खोज के लेकर आ पाए? एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आदिवासी अत्याचार में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1। अभी सुनिए, आपने पहले उसमें कहा था 7,000 और अब कह रहे हैं 13,000। खुद की डिबेट सुनो, 7,832 पूरा और उसमें से ये भी नहीं मालूम। नेमावार की घटना याद है? 5 बच्चियों को 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ दिया। गुना में याद, आदिवासी बच्ची को चल के मार दिया। झाबुआ के अंदर 40 लोग पेड़ पर लटका के आदिवासी महिला को मार रहे हैं आपके राज्य में, तब आपने कोई जवाब दिया उसका? बताइए आप भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर बड़े बड़े नेता आदिवासियों के पट्टे खा गए, उसका जवाब है आप पे? कलेक्टरों से मिलकर उन पर बेचने की परमिशन करा दी। बताइए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, एक नाम बताइए, एक नाम। आपके नरोत्तम मिश्रा जी के ही गुर्गे हैं, राजू कुकरेजा जी जिनने ग्वालियर में खरीदी आदिवासियों की जमीन। नाम मैं आपसे कह रहा हूँ ना। और आप शुपरी लिंक रोड पे 120 बीघा जमीन। नाम ही बता रहे हैं। ठीक है, राजावत जी नाम बताइए, पता कर लीजिए आदिवासियों की जमीन हड़प गई कि नहीं। राकेश श्रीवास्तव जी के समय में उसकी परमिशन हुई और आदिवासियों को ठेंगा दिखा दिया। इसमें किसी आदिवासी की भूमि कोई नहीं हड़प सकता है। मैं आपसे फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश संज्ञान लीजिए, मुख्यमंत्री को बताइए 120 बीघा जमीन ग्वालियर के आसपास लगभग 80% आदिवासियों की जमीन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, उनके दलालों के हाथ में है। ठीक है, रंजन जी, यहाँ पर बात की जाए मुख्य रूप से आदिवासियों के उत्थान की। देखिए, ये कहना गलत नहीं है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से अलग अलग पार्टियों ने उत्थान किया है, तो तमाम यहाँ पर जो आदिवासी है वो बचे हुए इसलिए नजर आ रहे हैं कि कोई यहाँ पर अलग अलग बीजेपी को पसंद करता है तो कोई कांग्रेस को। ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों पार्टियों ने यहाँ पर आदिवासियों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अब जरूरी ये हो जाता है कि अपडेशन के अनुसार आगे आने वाले जनरेशन के चलते वो शिक्षा और वो हक आदिवासियों को भी मिले जो आम लोगों को मिलता नजर आ रहा है। रंजन जी का काम तो श्रेय लेने का काम तो कोई भी कर सकता है। यदि उस तरीके से देखो आप, तो कांग्रेस ने सर्वाधिक समय इस देश पर सत्ता चलाई। बिरसा मुंडे भी आपको याद होगा कि यदि इतिहास के पन्नों पे दब गए थे, उनको यदि स्मृति में लेके आए, इस देश के पटल पर लेके आएगा तो कांग्रेस ने ही लेके आएगा, वरना वो किताबों में इतिहास की दबके है। रामगढ़ वाले अधिवेशन में बिरसा मुंडा जी को पहली बार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में पहचान मिली। अब आज राजनीति की बात करें तो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ श्रेय ले रही है, लेकिन इस श्रेय की लड़ाई में आदिवासी जहां का तहां है, आदिवासी का उत्थान जहां का तहां है। आप ग्राफिक्स कर दो या फिर आंकड़े दिखा करके बता दो कि आदिवासियों का बहुत विकास हो गया, लेकिन हकीकत यही है कि आदिवासी जंगल से बाहर, जंगल में ही उसकी पूरा भविष्य दफन हो गया। ठीक है। और किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, उनके उत्थान के ऊपर हमेशा रोड़े अटकाए गए जी। ये उनका सीधापन है। ठीक है। और इस सीधेपन का राजनीति में दुरुपयोग किया गया। जी राजावत जी, अगर बात की जाए यहाँ पर आदिवासियों के उत्थान की, तो बीजेपी क्यों आदिवासियों को साधने की इतनी जद्दोजहद में जुटी हुई है? क्योंकि देखिए, अगर वाकई में आदिवासियों के लिए यहाँ पर बीजेपी ने काम किया है तो वो तो उनके पक्ष में ही रहेगी, लेकिन क्यों इस तरीके से अवेयरनेस के अनुसार यहाँ लगातार आदिवासियों के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, नए नए एक्ट लागू किए जाते हैं और आदिवासियों के उत्थान के लिए विकास की योजनाएं भी बनाई जाती हैं? देखिए, विगत 17 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार हुआ है, और आदिवासियों के नाम पे आप पोषण आहार देख लीजिए, 287 करोड़ का चिक्की घोटाला देख लीजिए, और आदिवासी आज की डेट में बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है। और वहीं आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस 1.5 वर्ष की जो सरकार आई थी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हमने जो
आदिवासियों के आदिम जाति कल्याण विभाग थे, उनको दोबारा सुचारू रूप से उसको सुचालित करने की पूरा प्रयास किया गया था और उनको 51,000 रुपए के बर्तन और उनको प्रत्येक उनके अगर कोई मृत्यु भोज होता है तो उनको 1-1 कुंटल का गेहूं और उनको बाकायदा पढ़ने की व्यवस्था, बच्चों को फ्री निःशुल्क और शिक्षा और किताबें देने का ये वादा किया था और दी थी हम लोगों ने। और ये भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि आज कहीं ना कहीं हमारा पूरा चाल चरित्र चेहरा उनके सामने उजागर हो चुका है। तब वो इवेंट के सहारे वो कैसे भी करके आदिवासियों को अपनी तरफ झुकाना चाहती है। यहाँ पर लगातार आदिवासियों के लिए जी बिल्कुल उनको यहाँ पर लगभग 90 सीटें हैं लुभाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें आदिवासी डायरेक्ट जाके उसमें ना इफेक्ट करते हैं। और आप देखिए पिछले जब हम चुनाव जीते थे तो लगभग 30-32 सीटें कांग्रेस लेकर आई थी 47 सीटों में से। तो इनको यही चिंता सता रही है कि किसी भी प्रकार से आदिवासियों को लुभा के हम अब उनसे वोट प्राप्त कर लें। लेकिन यहाँ पर तमाम जनता जागरूक है। यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जनता वाकई में अगर बात की जाए विकास को लेकर तो किस तरह से यहाँ पर तमाम पार्टियों को चुनते नजर आते। लेकिन फिलहाल इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां राजनीतिक यहाँ रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। एक तरफ तो यहाँ पर आदिवासियों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है तो दूसरी तरफ यहाँ पर आदिवासी ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनके उत्थान के लिए आखिरकार सरकार ने किया ही क्या है। वहीं यहाँ जज्बे की बात की जाए या फिर शिक्षा की बात की जाए, उसको बढ़ावा देने की बात तो कही जा रही है, लेकिन कुछ आदिवासी क्षेत्र ऐसे भी हैं जो इन तमाम विकास की योजनाओं से अछूते हैं और उन्हें शिक्षा का स्तर प्राप्त कराने के लिए, शिक्षा का स्तर दिलाने के लिए किस तरह से पार्टियां निकलकर सामने आते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चुनाव के मद्देनजर आदिवासियों को रिझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जनता भी सब जानती है और निष्पक्ष तरीके से अपने